दिसंबर 12, 1983 के दिन आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में महावीर सिंह और शांति देवी के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। ये उनका छठा बच्चा था जिसका नाम उन्होंने तोरण रखा था। तोरण सिंह को सब प्यार से टिट्टू कह के बुलाते थे। टिट्टू जब 1.5 साल का हुआ तो वो बोलने लगा और सबसे पहले शब्द जो टिट्टू ने बोले वो सुनकर उसके माँ बाप दंग रह गए। टिट्टू बाकी बच्चों की तरह टूटी फूटी नहीं बल्कि बिल्कुल साफ लैंग्वेज में बोला, मैं यहाँ का नहीं हूँ। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। उस समय तो टिट्टू के माँ बाप ने उसकी बात को जाने दिया, लेकिन करीबन 2.5 साल की उम्र में टिट्टू साफ साफ कहने लगा कि मेरा नाम टिट्टू नहीं सुरेश वर्मा है, मेरी माँ का नाम बर्फी देवी और पिता का नाम चंदा भारती है, मेरी बीवी का नाम उमा है और मेरे 2 बच्चों का नाम रोनू और सोनू है। वो ये भी बताता था कि सहजगंज में उसका एक घर है और उसकी वाइट फिएट कार भी है। जैसे जैसे टिट्टू बड़ा हुआ वो अपने घर और अपने माँ बाप को धिक्कारने लगा। उसे अपने माँ बाप की गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी माँ से बोलता कि तुम ये क्या फटी टूटी साड़ी पहनती रहती हो, मेरी बीवी कभी ऐसी साड़ी नहीं पहनती थी। मम्मी मेरी उमा तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो, हम भगवान ज्यादा हैं, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा, तू कमो के तो कातन को मकानों में हो। जब भी उसके पिता उसको कहीं चल के ले जाते तो वो बोलता कि मैं चल के क्यों जाऊं, मेरे पास तो खुद की कार है। और जब वो 5 साल का हुआ तो एक दिन अपने कपड़े और कुछ सामान थैली में भरकर घर से जाने लगा। उस दिन उसके पिता ने उसे जैसे तैसे रोक लिया। मामला अब गंभीर हो रहा था। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक को बुलाया और आगरा जाकर जांच पड़ताल करने को बोला। टिट्टू अक्सर कहा करता था कि आगरा में सदर बाजार में उसकी एक टीवी और रेडियो की दुकान है। तो खाने में टीवी, रेडियो, वीडियो सब चीज़ है। इनकी दुकान है वो मेरी। और वो भी बताता था कि एक दिन जब वो दुकान से घर वापस पहुंचा तब उसके घर के बाहर 2 लोगों ने उसे बंदूक की गोलियों से मार दिया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अशोक अपने एक दोस्त के साथ सदर बाजार पहुंच जाता है। काफी पूछताछ के बाद अशोक एक दुकान पर पहुंचता है जिसका नाम पढ़कर वो दंग रह गया। उस दुकान का नाम था सुरेश रेडियोस। अशोक दुकान में जाता है और काउंटर पर एक महिला को मिलता है। अशोक वो महिला से पूछता है कि उसे सुरेश से मिलना है। रिप्लाई में वो महिला उसे बताती है कि सुरेश तो 5 साल पहले ही मर चुका है। अशोक जब सुरेश की मौत के बारे में पूछता है तो वो महिला उसे बताती है कि सुरेश को 2 अनजान लोगों ने गोलियां मारकर मार दिया था। और फिर अशोक उस महिला का नाम पूछता है जिसका जवाब सुनकर उसके पांव तले जमीन हिल जाती है। वो महिला का नाम था उमा, जिसका जिक्र अशोक का भाई टिट्टू अक्सर किया करता था। उमा अशोक को हैरान देखकर जब उसके बारे में पूछती है तब अशोक टिट्टू के बारे में उमा को सब कुछ बताता है। पहले तो उमा को अशोक पर शक होता है, लेकिन फिर अशोक उनको अगले दिन उसके गांव आकर खुद टिट्टू को मिलने के लिए कहता है। अगले दिन उमा सुरेश के माता पिता के साथ बाढ़ गांव पहुंच जाती है। जिस वक्त उमा टिट्टू के घर पहुंचती है उस समय टिट्टू खाना खत्म करके हाथ धो रहा होता है। जैसे ही टिट्टू हाथ धोकर मुड़ता है उसकी नज़र सुरेश के माता पिता के ऊपर पड़ती है। तुरंत ही वो माँ बाबूजी बोलकर उनकी तरफ दौड़ता है और उनको बारी बारी से गले लगा लेता है और फिर वो उमा की ओर देखकर अपनी नज़र झुका लेता है। टिट्टू एकदम एक एडल्ट की तरह बिहेव करने लगता है। उमा टिट्टू को कई सवाल पूछती है और टिट्टू उन सवालों के जवाब बिल्कुल वैसे ही देता है जैसे उसका पति सुरेश दिया करता था। इस मुलाकात के बाद जब सुरेश के माता पिता और उमा घर के बाहर निकलते हैं तो टिट्टू भी उनके साथ बाहर निकलता है। जब टिट्टू घर के बाहर मारुति कार देखता है जिससे सुरेश की फैमिली वहां आई थी
वो तुरंत ही पूछता है कि उसकी फियाट कार कहाँ गई। सुरेश के माता पिता उसको बताते हैं कि सुरेश के जाने के बाद उन्होंने वो कार पुरानी होने की वजह से बेच दी थी। टिट्टू को लगा कि वो भी अब उस कार में बैठकर आगरा जा रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि सुरेश का परिवार उसे नहीं ले जा रहा है, तब वो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और सुरेश के पिता को पकड़ लेता है, क्योंकि टिट्टू उनको ही अपने पिता मानता था। सुरेश के पिता उसे प्यार से समझाते हैं और उससे वादा करते हैं कि वे बहुत जल्दी वापस आएंगे। उसी के बाद अंत में ये डिसाइड हुआ कि एक दिन टिट्टू को आगरा लाया जाएगा ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को कंफर्म कर सके। अब सुरेश की फैमिली के वहाँ से जाने के कुछ दिन बाद टिट्टू को आगरा लाया जाता है, लेकिन टिट्टू को आगरा लाने से पहले उसके सच को परखने के लिए कुछ प्री प्लानिंग कर ली गई होती है। टेस्ट 1। कार में बैठकर आते हुए टिट्टू को मिसलीड करने के लिए सुरेश के भाइयों ने गाड़ी को दुकान पर रोके बिना तेजी से दुकान के सामने से निकाल लिया, लेकिन तुरंत ही टिट्टू आवाज देने लगा, रुको रुको, मेरी दुकान तो पीछे रह गई, तुम आगे कहाँ जा रहे हो। टिट्टू ने वो दुकान, रास्ता, मार्केट, सब कुछ कार में बैठे बैठे ही पहचान लिया था। ये वही व्यक्ति कर सकता था जो बरसों से उन रास्तों से हजारों बार गुजर चुका हो। अब बारी थी टिट्टू को दुकान में लेकर जाने की। टेस्ट 2। टिट्टू दुकान में टेबल पर बैठकर दुकान के हर हिस्से के बारे में बताने लगता है। वो बताने लगता है कि दुकान का कौन सा हिस्सा रिनोवेट किया गया है और कौन सा हिस्सा उसके यानी सुरेश के जिंदा रहते समय जैसा था वैसा का वैसा है, यानी रिजल्ट पास। दुकान के बाद एक आखिरी टेस्ट बाकी था। अब टिट्टू को सुरेश के घर लाया जाता है। घर के बाहर सुरेश के दोनों बच्चे मोहल्ले के बाकी कई बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। टिट्टू उन सब में से अपने यानी सुरेश के दोनों बच्चों को तुरंत ही पहचान लेता है। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। घर में जाने के बाद टिट्टू उमा को कई ऐसी बात बताता है जो सुरेश और उमा के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। टिट्टू ये तक बताता है कि उसके यानी सुरेश की मौत के एक दिन पहले वो उमा के साथ जब मेले में गया था तब वहाँ उनके बीच क्या बात हुई थी। इतने सारे एविडेंसेस काफ़ी थे ये मानने के लिए कि टिट्टू ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या टिट्टू को सुरेश के कातिलों के बारे में पता था? क्या उसने उनका चेहरा देखा था? तोरण सिंह उर्फ टिट्टू एक 5 साल का बच्चा अब ऐसे खुलासे करता है जो मीडिया जगत में आग लगा देता है। टिट्टू बताता है कि 28 अगस्त 1983 की शाम को जिस दिन उसे गोलियां मारी गई थी उसने उन दोनों हमलावरों को देखा था और उन्हें पहचान भी लिया था, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका यानी सुरेश का एक साथी बिजनेसमैन था। अच्छी बात ये हुई कि आगरा पुलिस ने टिट्टू के इन बयानों को सीरियस लिया और उस आदमी को उठा लिया। पुलिस ने उस आदमी से सख्ती से पूछताछ की, जिसके कारण उस आदमी ने अपना अपराध कबूल किया। इस कबूलनामे के आधार पर 1983 सुरेश वर्मा मर्डर केस को रीओपन किया गया। ये पहला केस था जिसमें जिस आदमी का मर्डर हुआ है वो खुद कोर्ट में आके गवाही दे रहा है। इस केस में सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे सुरेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टिट्टू का बर्थमार्क रिपोर्ट। सुरेश को सर पर जहां 2 गोलियां मारी गई थी, ठीक उसी जगह पे टिट्टू के सर पर 2 बर्थमार्क्स मिले। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जख्म कितना गहरा था और उसका कान से कितना फासला था। हैरानगी की बात है कि टिट्टू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। टिट्टू पर लिखे गए रिसर्च पेपर्स, टिट्टू के बयान, गुनहगारों के कबूलनामे और
कई दूसरे सबूतों के आधार पर आगरा कोर्ट ने उन गुनहगारों को सजा भी दी और ये मान भी लिया कि टिट्टू ही सुरेश का पुनर्जन्म है। ये एक रिवॉल्यूशनरी जजमेंट था जो उस वक्त के सारे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर छप गया था। लेकिन हम इस केस के बारे में इतना डिटेल में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कई सो कॉल्ड साइंटिस्ट रीइंकार्नेशन को साइंटिफिक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि पास्ट लाइफ की मेमोरीज बताने वाले बच्चों ने कहीं ना कहीं से कुछ सुना होता है जिसको वो दोहराते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे बच्चों ने टीवी जैसे मीडिया से कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनकी स्टोरी सुनी होती है जिसका पुनर्जन्म होने का वो दावा करते हैं। अगर सो कॉल्ड वैज्ञानिकों की इन आर्ग्यूमेंट को हम टिट्टू के केस पे अप्लाई करें तो कई ऐसे सवाल आते हैं जो इन आर्ग्यूमेंट्स को बेबुनियाद साबित कर देते हैं। अगर टिट्टू सुरेश के मर्डर के बारे में सुनकर ही बता रहा था तो फिर उसके सर पर बर्थमार्क कहाँ से आए? टिट्टू सुरेश और उमा के बीच हुई निजी बातें कैसे बता पा रहा था? और तो और सुरेश के जिन कातिलों के बारे में पुलिस तक नहीं पता लगा पाई थी उनके बारे में टिट्टू ने कैसे बता दिया? कोई भी अनबायस्ड और इंटेलिजेंट आदमी समझ जाएगा कि टिट्टू ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। टिट्टू सिंह पुनर्जन्म का एक अकेला प्रूवन केस नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने रीइंकार्नेशन के ऊपर 40 साल की साइंटिफिक रिसर्च की है। उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल करके रीइंकार्नेशन के 3000 से ज़्यादा केसेस को वेरीफाई करके रिकॉर्ड किया है। उन्होंने रीइंकार्नेशन को वेरीफाई करने की साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी डेवलप की है जिसमें इमोशंस, मेमोरी और फिजिकल बॉडीली फीचर्स को रिगरसली टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर इयान स्टीवनसन के जाने के बाद भी कई साइंटिस्ट इस फील्ड में रिगरस रिसर्च कर रहे हैं और समय समय पर रीइंकार्नेशन के केसेस को पब्लिश भी कर रहे हैं। आज इंटरनेट पे ही हमें रीइंकार्नेशन की कई ऐसी ठोस केस स्टडीज देखने को मिलती है जिसको डिनाई करना असंभव है। रीइंकार्नेशन शास्त्रों में बताई गई एक साइंटिफिक प्रोसेस है। कई वैज्ञानिकों का रीइंकार्नेशन को एक्सेप्ट न करने का एक ही कारण है कि अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो साइंस की ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन जैसी थियरीज पे कई सवाल उठ सकते हैं। इन थियरीज की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। आज साइंस हड्डियों के कुछ टुकड़ों के आधार पर यह तय कर चुका है कि लाखों करोड़ों साल पहले इस दुनिया में कौन रहता था, वो कैसे चलता था और वो कैसे खाता था। लेकिन जब हमारी आंखों के सामने कोई व्यक्ति कुछ ही साल पहले हुए उसके पिछले जन्म के बारे में शुद्धता से बताता है तो उसे साइंस स्वीकार करने से इनकार कर देता है। चैलेंज करने वाले वैज्ञानिकों के सामने जब टिट्टू सिंह ही नहीं बल्कि शांति देवी, जेम्स लाइनिंगर और रयान हेमंड्स जैसे रीइंकार्नेशन के सॉलिड केसेस के एविडेंसेस को रखा जाता है तो वो बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता है कि ऐसा होने के पीछे का वास्तविक कारण रीइंकार्नेशन नहीं कुछ और है जो वो अभी पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो इन वैज्ञानिकों की हालत ऐसी है कि वो रीइंकार्नेशन के केसेस को गलत भी साबित नहीं कर पा रहे हैं और अपने बायस्ड माइंड की वजह से उसे स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें इनके भरोसे बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेदों में बताए कई कॉन्सेप्ट्स को आज साइंस स्वीकार करने लगा है और आगे जाकर रीइंकार्नेशन को भी उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।